नमस्कार। 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज 9वीं क्लास है। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करेंगे, जिसमें कुंडली के माध्यम से संभावित रोगों, उनके होने के समय आदि के पूर्वानुमान लगाने की विधि को स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे। मोटे तौर पर देखें तो शरीर की एनाटॉमी भावों से देखी जाती है और फिजियोलॉजी मुख्य रूप से ग्रहों से देखी जाती है। संपूर्ण शरीर का प्रतिनिधित्व 12 भाव करते हैं। सिर से पैर के तलवों तक संपूर्ण शरीर को लग्न से लेकर 12वें भाव तक विभक्त किया जाता है। प्रथम भाव से सिर यानी हेड, मस्तिष्क यानी ब्रेन, ललाट यानी फोरहेड, केश यानी बालों का विचार करते हैं। बाल घुंघराले हैं या सीधे, घने बाल हैं या कम बाल हैं अथवा गंजापन है, ये सब प्रथम भाव से देखे जाते हैं। सामान्यतः लग्न में सूर्य हो तो बाल कम होते हैं, चंद्रमा, गुरु या शुक्र हो तो बाल सुंदर होते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक गठन, रूप, रंग रूप, लंबाई, स्वभाव आदि का विचार भी प्रथम भाव से किया जाता है। लग्न पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव सुंदरता देता है, तो वहीं शनि का प्रभाव सांवलापन एवं उम्र से ज्यादा बड़ा दिखने वाला बनाता है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसे भी लग्न से देखा जाता है। यदि लग्न और लग्नेश बली हो, सौम्य ग्रह के प्रभाव में हो, तो जातक का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। वह हृष्ट पुष्ट होता है। तंत्र का तंत्र और स्कल्टन भी प्रथम भाव से ही विचारने होते हैं। जहां तक दूसरे भाव का प्रश्न है, तो इसमें चेहरा यानी फेस, दाहिनी आंख, नाक, मुख यानी माउथ, दांत, जीभ, ठोड़ी, दाहिना गाल, स्वर तंत्र यानी वोकल सिस्टम आदि को देखा जाता है। स्वाद और भोजन की आदतें द्वितीय भाव का ही विषय है। मीठा पसंद है या खट्टा, इसे द्वितीय भाव से ही देखते हैं। द्वितीय भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों के आधार पर खाने की आदतें बनती हैं। द्वितीय भाव पर गुरु का प्रभाव होने से जातक मिष्टान को अधिक पसंद करता है। आपको याद होगा कि द्वितीय भाव पर गुरु का प्रभाव ज्योतिषी, धर्मोपदेशक आदि बनाता है और इन सबको प्राय मिष्टान भी पसंद होता है। आंखों के कारक 2 भाव हैं, पहला द्वितीय भाव और दूसरा 12वां भाव। द्वितीय भाव दाहिने नेत्र का और 12वां भाव बाएं नेत्र का कारक है। जन्मपत्रिका में द्वितीय और तृतीय दाहिनी ओर के अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं एकादश और द्वादश भाव बाईं ओर के अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय भाव से दाहिनी आंख, 12वें भाव से बाईं आंख, द्वितीय भाव से दायां गाल और 12वें भाव से बायां गाल। इसी प्रकार तृतीय भाव से दाहिना कान और एकादश भाव से बायां कान, तृतीय भाव से दाहिना कंधा और एकादश भाव से बायां कंधा, तृतीय भाव से दाहिना हाथ या भुजा और एकादश भाव से बाईं भुजा देखी जाती है। तीसरा भाव गले, कान, कंधे और भुजा से संबंधित भाव है। हंसली भी तृतीय भाव में ही आती है। श्रवण शक्ति का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। इसलिए तृतीय भाव से उपदेश सुनना, सलाह लेना इत्यादि को भी देखा जाता है। तृतीय भाव लेखन का भी भाव है। यह खेल कूद का भी भाव है। लेखन, खेलकूद आदि तृतीय भाव से इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि भुजाओं का विचार तृतीय भाव से करते हैं। कंधे से नीचे और उदर से ऊपर का भाग चौथे भाव के कारकत्व में आता है। कंधे से नीचे और उदर से ऊपर का भाव चौथे भाव के कारकत्व में आता है। इसलिए छाती, हृदय का ऊपरी भाग, फेफड़े आदि चतुर्थ भाव से विचारणीय है। एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी का संबंध चतुर्थ भाव से है। न्यूमोनिया और फेफड़े का संक्रमण, टीबी आदि प्राथमिक रूप से चतुर्थ भाव से विचारणीय है। हालांकि घातक और दीर्घकालिक रोग होने के कारण टीबी को अष्टम भाव से भी देखा जाता है। ब्रोंकाइटिस का विचार भी चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। पंचम भाव हृदय का निचला भाग है। उदर, आमाशय, गर्भाशय आदि भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। इस प्रकार हृदय चतुर्थ और पंचम दोनों भावों से देखा जाता है। गर्भाधान, गर्भपात आदि का विचार भी पंचम भाव से ही करते हैं। जहां तक षष्ठ भाव का प्रश्न है, तो इसमें आते हैं नाभि प्रदेश और कमर मुख्य रूप से शामिल होते हैं।
छठा भाव रोग का सामान्य भाव भी है, यानी प्रथम भाव जहाँ स्वास्थ्य का भाव है तो वहीं षष्ठ भाव रोग का और अष्टम भाव दीर्घकालिक रोग का तथा द्वादश भाव अस्पताल में भर्ती होने का भाव है। सप्तम भाव आंतरिक जननांग के साथ साथ प्रजनन तंत्र का भी भाव है, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाव है। इसके अलावा मूत्र उत्सर्जन तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम का भी यह भाव है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव बाह्य जननांग, अंडकोश, गुदा और उत्सर्जन तंत्र का भाव है। अष्टम भाव से मृत्यु का कारण भी देखा जाता है। द्वितीय और द्वादश भाव मारक भाव होते हैं। इसका कारण यह है कि अष्टम भाव आयु भाव और उसका व्यय भाव यानी 12वां भाव सप्तम भाव होने से वह मारक भाव बनता है। अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव भी आयु का भाव माना जाता है। ऐसा भावात भावम सिद्धांत से मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लग्न से विचारणीय भाव का जो क्रम है उसी भाव से उतने ही क्रम का भाव समान विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लग्न से अष्टम भाव आयु का भाव है, उसी तरह अष्टम से अष्टम भाव भी आयु का भाव है। अष्टम से अष्टम भाव लग्न से तृतीय भाव होता है। तृतीय का व्यय भाव यानी द्वितीय भाव मारक भाव माना जाता है। नवम भाव हिप्स दोनों जांघों और टांगों के ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है। नवम से अगला भाव है दशम भाव। उससे जहां पैरों में घुटनों का विचार करते हैं तो वहीं रीढ़ की हड्डी और पीठ का विचार दशम भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से छाती का विचार, तो उसके ठीक सामने दशम भाव से पीठ का विचार करते हैं। एकादश भाव से घुटने से नीचे और टखने तक का विचार किया जाता है। टिबिया और दोनों पैरों की पिंडलियों का विचार भी एकादश भाव से ही किया जाता है। इसके अलावा बाएं कान, बाईं भुजा, बायां कंधा आदि का विचार एकादश भाव से करते हैं। अब आते हैं द्वादश भाव पर, जिसमें दोनों टखने, दोनों पैर और उनके तलवे, पैरों की उंगलियां आदि का विचार किया जाता है। हाथों की उंगलियों का विचार तृतीय और एकादश भाव से करते हैं। इस तरह संपूर्ण शरीर को 12 भावों में विभाजित किया गया है। अब आते हैं ग्रहों पर। ग्रह मुख्यतः शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों यानी सिस्टम के क्रियाकलापों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य मस्तिष्क और हृदय को संचालित एवं नियंत्रित करता है। वस्तुतः जीवन या प्राण शक्ति सूर्य के कारकत्व में है। जिन अंगों या प्रणालियों के बंद होने से जीवन समाप्त हो सकता है, उन अंगों या प्रणालियों पर सूर्य का स्वामित्व है। इसलिए मस्तिष्क और हृदय को संचालित एवं नियंत्रित करने का दायित्व सूर्य के पास है। इसके अलावा सूर्य तंत्र का तंत्र यानी न्यूरो सिस्टम, मेरुदंड यानी बैकबोन और अस्थि तंत्र यानी स्केलेटन को भी संचालित करता है। सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर की इम्यूनिटी का कारक ग्रह है। शरीर के तापमान पर नियंत्रण भी सूर्य का ही होता है। नेत्र का कारक भी सूर्य को माना गया है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नेत्र ज्योति के कारक हैं। दाहिने नेत्र का कारक सूर्य और बाएं नेत्र का कारक चंद्रमा को माना जाता है। जहां तक चंद्रमा का प्रश्न है तो चंद्रमा मन, भावना और मन स्थिति को नियंत्रित और संचालित करता है। मुख, लार, स्वाद इंद्रियां, छाती जिसमें स्तन, पसलियां, फेफड़े आदि आते हैं, चंद्रमा के कारकत्व में है। इसके अलावा महिलाओं का प्रजनन तंत्र और भ्रूण पर भी चंद्रमा का नियंत्रण है। श्वसन तंत्र पर भी चंद्रमा का कुछ हद तक नियंत्रण माना जाता है। चंद्रमा और बुध दोनों मिलकर श्वसन तंत्र को नियंत्रित और संचालित करते हैं। शरीर में जल पर नियंत्रण चंद्रमा का होता है, इसलिए जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग चंद्रमा के कारकत्व में शामिल किए जाते हैं। जहां तक मंगल का प्रश्न है तो मंगल मुख्य रूप से रक्त और उसके संचरण का कारक है। मंगल मांसपेशियों और शारीरिक शक्ति का भी कारक है। पुरुषों का प्रजनन तंत्र और यौन शक्ति मंगल के नियंत्रण में है। अब आते हैं बुध पर। बुध त्वचा यानी स्किन पर नियंत्रण रखता है। त्वचा के अलावा आंतें, जिह्वा,
वाणी, स्वर यंत्र भी बुद्ध द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं। श्वसन नली और श्वसन तंत्र बुद्ध के कारकत्व में है। इसके अलावा बुद्धिमत्ता, स्मृति यानी याद रखने की क्षमता, तर्क शक्ति यानी लॉजिक, ग्रहण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बुद्ध द्वारा ही संचालित और नियंत्रित होती है। जहां तक गुरु का प्रश्न है तो पाचन तंत्र पर गुरु का नियंत्रण है। पाचन तंत्र से संबंधित अंगों, लिवर आदि पर भी गुरु का नियंत्रण होता है। शरीर में वसा या चर्बी गुरु के द्वारा ही नियंत्रित है। रक्त की धमनियां भी गुरु के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा श्रवण शक्ति का कारक भी गुरु है। गर्भाधान और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया गुरु द्वारा संचालित होती है, इसलिए प्रजनन तंत्र गुरु के नियंत्रण में होता है। तभी कहते हैं कि गुरु का बलि होना संतति सुख के लिए आवश्यक है। शुक्र भी प्रजनन प्रक्रिया को संचालित करता है। वस्तुतः कामेच्छा और पुरुष की प्रजनन शक्ति का कारक शुक्र ही है, क्योंकि शुक्राणुओं पर शुक्र का नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे उत्सर्जित हार्मोन्स एवं अन्य द्रव्य आदि शुक्र के ही नियंत्रण में है। इंसुलिन का उत्सर्जन भी शुक्र के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए मधुमेह के कारण के रूप में शुक्र की भी महती भूमिका होती है। विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व शुक्र के नियंत्रण में आते हैं। शुक्र मूत्र उत्सर्जन तंत्र को भी नियंत्रित और संचालित करता है। चेहरे एवं त्वचा की चमक या कांति, आभा सब शुक्र के कारकत्व में है। शनि की भूमिका नियंत्रक और संचालक की तुलना में अवरोधक की अधिक है। किसी तंत्र या अंग के कार्यों में अवरोध शनि के द्वारा होता है। शरीर में स्थित बैक्टीरिया पर शनि का नियंत्रण है। जब शनि अशुभ होता है तो अच्छे बैक्टीरियाओं की सक्रियता एवं उनकी संख्या में कमी आती है, जिससे वात तत्व की अधिकता हो जाती है तथा खराब बैक्टीरियाओं की सक्रियता और उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है। इन दोनों के प्रभाव से जातक रोगी होता है। शनि हड्डियों के जोड़ों को नियंत्रित और संचालित करता है। इसके अलावा वृद्धावस्था का कारक भी शनि है। जहां तक राहु केतु का प्रश्न है तो शरीर में उनकी भूमिका किसी अंग या प्रणाली के संचालन या नियंत्रण की प्राय नहीं है, वरन उनमें खराबी से संबंधित कारणों की अधिक है। वायरस राहु केतु के कारकत्व में है, इसलिए वायरस जनित रोग भी राहु केतु के कारण से होते हैं। आकस्मिक, घातक और दीर्घकालिक रोगों में भी राहु केतु की भूमिका होती है। ऐसे रोग जिनके मूल कारणों को डायग्नोस करने में चिकित्सकों को परेशानी होती है, वे राहु केतु जन्य होते हैं। राहु केतु इलाज में बाधक भी बनते हैं और गलत इलाज के लिए भी उत्तरदायी हो जाते हैं। इसलिए गलत इलाज या दवाओं के साइड इफेक्ट जैसे परिणाम राहु केतु के कारण होते हैं। यह तो रहे ग्रहों के अंगों और प्रणालियों से संबंधित कारक। ग्रह प्रत्यक्ष रूप से कुछ रोगों के भी कारक बनते हैं। ग्रहों की निर्बल और अशुभ स्थिति के चलते उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित अंग और प्रणाली से संबंधित रोग होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिए सूर्य मस्तिष्क तंत्र का तंत्र और मेरुदंड का कारक है। यदि सूर्य जन्मपत्रिका में निर्बल स्थिति में है और त्रिक भावस्थ है तो जातक न्यूरोलॉजी से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील रहता है। इसके अलावा भी ग्रह कुछ रोग विशेष के प्रत्यक्ष कारक एवं रोग से संबंधित लक्षणों के कारक बनते हैं। आइए इन पर एक बार सरसरी दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले सूर्यजन्य रोगों की बात करते हैं। सूर्य अपने द्वारा संचालित अंग और प्रणाली से संबंधित रोगों के अलावा ज्वर यानी फीवर, सभी प्रकार के बुखार, शरीर में जलन, लू, पित्त, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि से संबंधित रोगों का कारक है। चंद्रमा अपने अंग अथवा प्रणाली या तंत्र से संबंधित रोगों के अलावा मनोरोग, मौसम संबंधी बीमारियां, शैशव अवस्था से संबंधित रोग, निद्रा संबंधी रोग, सूजन, शरीर में जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग इत्यादि का कारक ग्रह है। मंगल अपने अंग अथवा तंत्र से संबंधित रोगों के अलावा कटने, जलने या चोट लगने से संबंधित रोगों, दुर्घटना, अग्नि, विष एवं शस्त्राघात का भय और उनसे पीड़ा, फोड़े फुंसी, कुष्ठ रोग, रक्तस्राव, चेचक, खसरा आदि का कारक ग्रह है। इसके अलावा
ऐसे रोग जिनमें शल्य क्रिया की आवश्यकता है यानी सर्जरी की जरूरत है, वे भी मंगल के कारकत्व में आते हैं। महिलाओं में मंथली पीरियड, विद्युत से पीड़ा, आकाशीय विद्युत से पीड़ा, हिंसा या दुर्घटना में चोट, गर्मी से संबंधित रोग, पथरी, पाइल्स, प्रोस्टेट आदि मंगल के कारकत्व में ही आते हैं। बुध अपने अंग अथवा तंत्र से संबंधित रोगों के अलावा चर्म रोग, हकलापन, नाक, कान, गले यानी ईएनटी के रोग, नपुंसकता आदि दे सकता है। जहाँ तक गुरु का प्रश्न है तो अपने अंग और प्रणालियों से संबंधित रोगों के अलावा टाइफॉइड, वमन यानी वोमिट, पीलिया यानी जॉइंटिस, मोटापा, लिवर संबंधी रोग, रक्ताल्पता, मधुमेह आदि का कारक गुरु को माना जाता है। शुक्र अपने द्वारा नियंत्रित और संचालित अंगों एवं प्रणालियों के अलावा मूत्र रोग, प्रमेह, संभोग में अक्षमता, संभोगजन्य रोग, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रोग, विटामिन, खनिज या सूक्ष्म तत्वों की कमी से संबंधित रोग, बसंत ऋतु के रोग, मधुमेह, थायराइड आदि शुक्र के कारकत्व में। इस तरह विटामिन D3 और विटामिन B12 से संबंधित रोग भी शुक्र दे सकता है। हालांकि ये रोग अन्य ग्रहों के कारण उनके लक्षण आदि के चलते भी हो सकते हैं। जैसे विटामिन D3 शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है, इसलिए सूर्य भी इसका कारक बन जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में किसी तत्व की कमी या कुपोषण का कारक शनि है, इसलिए शनि के कारकत्व में भी यह आ सकता है। लक्षण के रूप में याददाश्त या स्मृति में कमी बुध का विषय है, इसलिए रोगों के लक्षण और उनके मूल कारण या इलाज के तरीके पर जिस ग्रह का नियंत्रण है वह भी उस रोग का कारक बन सकता है। अब आते हैं शनि से संबंधित रोगों पर। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि शनि बैक्टीरिया का कारक है, इस तरह बैक्टीरिया जनित समस्त रोग शनि के कारकत्व में आते हैं। संक्रामक रोग यानी संपर्क में आने से जो रोग फैलते हैं उनका कारक भी शनि होता है। शनि के अलावा राहु केतु भी संक्रामक रोगों के कारक होते हैं। परिश्रम जनित थकान और रोग भी शनि दे सकता है। कई बार अधिक परिश्रम से फीवर आ जाता है तो वह शनि के कारण संभव है। किसी अंग का काम करते एकाएक रुक जाना भी शनि के कारकत्व में है। हड्डी का टूटना शनि के कारकत्व में है। जोड़ों में दर्द, गठिया, वात रोग या पैरों में चोट या पैरों से संबंधित कोई रोग शनि के कारकत्व में ही आते हैं। शरीर में किसी तत्व की कमी अथवा कुपोषण आदि जन्य रोग शनि के प्रभाव से होते हैं। तंत्र का तंत्र से संबंधित रोग, पक्षाघात यानी पैरालिसिस, दंत रोग, चेतन शून्यता, निराशा, चिंता, भय या फोबिया, ऊंचाई से गिरना, दुर्घटनाजन्य पीड़ा आदि भी शनि के कारकत्व में आते हैं। वृद्धावस्था जनित रोग शनि जन्य रोग ही हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक और घातक रोग शनि के चलते होते हैं। अब आते हैं राहु केतु पर। राहु केतु वायरस जनित रोगों का कारक होता है। संक्रामक रोग भी राहु केतु के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जन्मजात या जेनेटिक रोग होने की आशंका राहु केतु के चलते होती है। यदि जन्म के समय राहु केतु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा हो तो इस प्रकार के रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। दीर्घकालिक रोग और घातक रोग भी राहु केतु के कारण हो सकते हैं। गलत इलाज, दवाओं का इतर प्रभाव यानी साइड इफेक्ट, विष, एलर्जी, शरीर में तेज दर्द, कृमि रोग आदि भी राहु केतु दे सकते हैं। ऐसे रोग जिनकी जांच और इलाज में रेडियोलॉजी या रेडियोधर्मी पदार्थों की भूमिका रहती है वे सब राहु केतु के प्रभाव में है। इसलिए कैंसर और न्यूरोलॉजी संबंधी रोगों में राहु केतु की भूमिका देखी जा सकती है। कई प्रकार के मनोरोग जैसे मानसिक असंतुलन, भय, चिंता, निराशा, डिप्रेशन आदि राहु केतु के प्रभाव से हो सकते हैं। ऐसे रहस्यमय रोग जिनके मूल कारणों को पहचानना कठिन होता है वे भी राहु केतु जन्य हो सकते हैं। ये तो रहे भावों और ग्रहों के अंग और रोगों से संबंधित कारक। यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का प्रथम चरण है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दूसरा चरण होता है यह देखना कि जातक रोगों के प्रति कितना संवेदनशील है और किन किन रोगों के प्रति संवेदनशील है। दूसरे शब्दों में कहें तो द्वितीय चरण बताता है कि जातक को कौन सा रोग हो सकता है। जन्म पत्रिका में इसे किस तरह से देखें, आइए
इस चरण को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह देखें कि पाप ग्रह किस किस भाव में स्थित हैं। वे भाव रोगों की दृष्टि से कमजोर भाव हैं। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि और राहु स्थित हैं तो जातक छाती और हृदय रोगों के प्रति संवेदनशील होगा। जिन भावों में पाप ग्रह स्थित हैं उन भावों के स्वामियों की स्थिति देखें। यदि उन भावों के स्वामी त्रिक भावस्थ हैं तो उन भावों से संबंधित अंगों में रोग होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिए उक्त जातक का चतुर्थी चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है तो ऐसी स्थिति में जातक छाती एवं हृदय रोगों के प्रति संवेदनशील रहता है। जो ग्रह त्रिक भाव में स्थित हैं उन ग्रहों से संबंधित अंगों या प्रणालियों के रोगग्रस्त होने की आशंका रहती है। उक्त उदाहरण में चंद्रमा त्रिक भाव अष्टम में स्थित है, इसलिए जातक चंद्रमा से संबंधित अंगों और प्रणालियों के रोगों के प्रति संवेदनशील रहेगा। इस प्रकार वह मनोरोग, छाती और फेफड़ों से संबंधित रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, जल की अधिकता या कमी से संबंधित रोग इत्यादि के प्रति संवेदनशील रहेगा। चौथे रूप में देखें तो जो ग्रह त्रिक भाव में स्थित है उन ग्रहों के भावों से संबंधित अंगों में भी रोग होने की आशंका रहती है। इसके अलावा जो ग्रह निर्बल हैं यानी अस्तंगत या संधिगत स्थिति में हैं अथवा मूल संज्ञक नक्षत्र में स्थित हैं तो उससे संबंधित रोग होने की भी आशंका रहती है। इस क्रम से सबको एक एक बार देखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि रोग कब हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह दशाओं और कुछ हद तक गोचर पर निर्भर करता है। त्रिक भाव में स्थित ग्रह अथवा त्रिकेश की दशा में रोग होने की आशंका रहती है। आप जानते ही हैं कि 6, 8 और 12 त्रिक भाव हैं। छठा भाव तो स्वयं रोग का भाव है ही, इसलिए इससे संबंधित दशा में रोग होना स्वाभाविक है। अष्टम भाव घातक और दीर्घकालिक रोगों का भाव है, इसलिए इस भाव में स्थित ग्रह या इस भाव के स्वामी की दशा भी रोग कारक हो सकती है। द्वादश भाव लग्न का व्यय होने के कारण रोग भाव है, क्योंकि लग्न सामान्य स्वास्थ्य का भाव है और उससे व्यय भाव स्वास्थ्य में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा द्वादश भाव अस्पतालों के चक्कर लगवाने और अस्पताल में भर्ती होने का भी भाव है, इसलिए इस भाव से संबंधित दशा में रोग होते हैं। हमारे पूर्वोक्त उदाहरण में चंद्रमा अष्टम भावस्थ है, इसलिए चंद्रमा की दशा में रोग होने की आशंका रहेगी। जातक जिस भाव से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील है उस भाव में स्थित ग्रह अथवा उस भाव के स्वामी की दशा रोग दे सकती है। हमारे उदाहरण में चतुर्थ भाव में शनि और राहु स्थित हैं, इस प्रकार शनि और राहु की दशा में रोग होने की आशंका रहेगी। इसके अलावा लग्न या मारक भावों में स्थित ग्रह अथवा इन भावों के स्वामियों की दशा भी रोग कारक होती है। सामान्यतः लग्न में स्थित ग्रह या लग्नेश की दशा अच्छी मानी जाती है, परंतु यह देखा गया है कि वह स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी नहीं होती। स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी या चिंता देती है। इसी प्रकार मारक भावों में स्थित ग्रह भी रोग कारक बन जाते हैं, विशेष रूप से जीवन के उत्तरार्ध में और वृद्धावस्था में द्वितीय और सप्तमस्थ ग्रह अथवा उनकी दशाएं रोग दे सकती हैं। नैसर्गिक रूप से शनि, राहु और केतु की दशाएं भी रोग कारक मानी जाती हैं। शनि ही त्रिक भावों का नैसर्गिक कारक है, इसलिए वह रोग एवं दुख का नैसर्गिक कारक माना जाता है। राहु और केतु आकस्मिक रूप से समस्या देने वाले ग्रह हैं, इसलिए आकस्मिक रोग एवं घातक रोग अपनी दशा में दे सकते हैं। कुछ ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाएं शारीरिक या मानसिक रोगों के प्रति नैसर्गिक रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं। जैसे सूर्य या चंद्रमा की अंतर्दशा में शनि, राहु या केतु की प्रत्यंतर दशाएं हों तो वे रोग कारक हो सकती हैं। गोचर में भी ग्रह रोग कारक बन जाते हैं। सामान्य रूप से शनि की 7.5 और ढैया के दौरान जातक रोगों के प्रति संवेदनशील रहता है और इस अवधि में जब जब रोग कारक अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आती है तब जातक के रुग्ण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा सूर्य लग्न या चंद्रमा से 1, 4, 7, 8 अथवा 12वें भाव में गोचर कर रहा हो तो सामान्यतः रोग देता है। सूर्य का एक राशि में गोचर लगभग 1 महीने तक रहता है। उस अवधि में यदि रोग कारक दशाएं हों तो जातक के रुग्ण होने की आशंका बढ़ जाती है।
चंद्रमा भी गोचर में अशुभ हो तो रोग दे सकता है। 4, 8, 12 का चंद्रमा रोगी बना सकता है, विशेष रूप से रोग कारक दशाओं की अवधि में। आइए अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जिनमें हम हमारे इन सिद्धांतों को लागू करेंगे। हमने जानबूझकर ऐसे उदाहरण लिए हैं जिनकी लंबी आयु रही है और जीवनावधि में जातक कई बार रोगग्रस्त हुए हैं। तो पहला उदाहरण है एक जातक का जिसका जन्म 31 मई 1923 को प्रातः 6 बजे मिथुन लग्न और ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ। जातक की जन्मपत्रिका देखें। लग्न में पाप ग्रह मंगल मूल संज्ञक नक्षत्र में है और लग्न का स्वामी बुध द्वादश भाव में सूर्य के साथ युति बनाकर अस्तंगत और वक्री होकर स्थित है। इस प्रकार जातक प्रथम भाव से संबंधित रोगों और बुध से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील है। प्रथम भाव से सामान्य स्वास्थ्य और मस्तिष्क का विचार किया जाता है। बुध से त्वचा और श्वसन तंत्र का विचार करते हैं। द्वादश भाव में सूर्य भी स्थित है जो तृतीय है। इसके अलावा द्वादश भाव में उसका स्थित होना सामान्य स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं है, यानी जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और जातक सूर्य से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील रहेगा। सूर्य के रोगों में मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्र का तंत्र से संबंधित रोग, नेत्र रोग, ज्वर आदि उल्लेखनीय है। यहाँ द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति जीवन में कई बार अस्पताल में भर्ती और नेत्र रोग के प्रति संवेदनशील भी बना रही है। तृतीय भाव में राहु स्थित है और उसका स्वामी सूर्य द्वादश भावस्थ है जो तृतीय भाव से संबंधित रोग, श्रवण शक्ति, गर्दन, कंधे, भुजा आदि के रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। चतुर्थ भाव में शनि स्थित है और उसका स्वामी चतुर्थेश बुध द्वादश भावस्थ है और निर्बल है। ऐसी स्थिति में जातक छाती एवं हृदय रोगों के प्रति संवेदनशील रहता है। नवम भाव में केतु की उपस्थिति है जो जंघा और घुटनों तक पैरों में रोगों के प्रति संवेदनशील बना रहा है। चंद्रमा मूल संज्ञक नक्षत्र ज्येष्ठा में है और संधिगत स्थिति में तथा अपनी नीच राशि में है। इस प्रकार चंद्रमा के रोगों के प्रति भी जातक संवेदनशील है। मूल संज्ञक नक्षत्र में होने के कारण मौसमी बीमारियों के प्रति भी संवेदनशील बना रहा है। सामान्यतः ऐसा जातक बचपन में अधिक बीमार रहता है। यह रहा कुंडली का एक सर्वेक्षण। अब जातक के जीवन में बीमार होने की घटनाओं के संदर्भ में दशाओं को भी देखते हैं। जातक से ज्ञात हुआ कि वह बचपन में अधिक बीमार रहता था जिसकी वजह से उसकी माता रात रात भर जागा करती थी। बाद में भी जातक मौसम परिवर्तन होते समय खांसी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित रहता था। लग्न में मंगल के चलते जातक कई बार गिरा और उसे सिर में चोटें लगीं। एक बार तो उसे 2 टांके भी लगे थे। 1998 में जातक को हृदय से संबंधित तकलीफें बढ़ने लगी। हालांकि पहले से ही उसकी दवाइयां चल रही थी, पर जून 1998 में हृदय संबंधी समस्या अधिक प्रतीत होने लगी। उस समय जातक गुरु महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। अंतरदशानाथ बुध चतुर्थेश है और द्वादश भाव में स्थित है जो अस्पताल में भर्ती होने का भी संकेत दे रहा है। तो वहीं प्रत्यंतर दशानाथ शनि चतुर्थ भाव में स्थित होकर हृदय के कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अब लगभग यह तय हो गया था कि जातक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जातक उस दिन टालना चाहता था, परंतु नवंबर माह में उसे आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 25 नवंबर 1998 को गुरु महादशा में, केतु की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा में बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। अंतरदशानाथ केतु आकस्मिक रोग का कारक है, तो वहीं प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र एक और जहां पंचमेश होकर हृदय रोग का कारक बन रहा है, तो वहीं द्वादशेश होकर वह अस्पताल में भर्ती होने का कारक भी बन रहा है। जहाँ तक गोचर की स्थिति देखें तो उस दिन मंगल कन्या राशि में यानी चतुर्थ भाव के ऊपर से गोचर कर रहा था। चंद्रमा लग्न से अष्टम भाव यानी मकर राशि में था। सूर्य जन्मकालिक चंद्रमा के ऊपर से गोचररत था, यानी चंद्रमा से पहले भाव में सूर्य का गोचर था। बुध और शुक्र भी जन्मकालिक चंद्रमा के ऊपर से गोचररत थे। शनि यद्यपि मेष राशि में गोचर कर रहा था, इस प्रकार अपनी नीच राशि में था जो चंद्रमा से और लग्न से यद्यपि अनुकूल प्रतीत होता है, परंतु जन्मकालिक शनि से उसका अष्टम भाव में गोचर करना भी नाड़ी ग्रंथों में शुभ नहीं माना गया है। फरवरी 2004 में यह जातक दोबारा से अस्पताल में भर्ती होता है। उस समय भी जातक हृदय से संबंधित कारणों से भर्ती हुआ। जातक की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी।
फरवरी 2004 में जातक गुरु महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। चंद्रमा में केतु की प्रत्यंतर दशा स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती। आकस्मिक रोग के चलते जातक को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अगली बार जातक मार्च 2005 में गुरु महादशा में मंगल की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा के दौरान चेस्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ। मंगल षष्ठेश है, रोग कारक है तथा लग्न में स्थित होकर भी रोग का कारक बन रहा है। इसके अलावा शुक्र द्वादशेश है और अस्पताल एवं रोग का कारक बना हुआ है। मार्च 2005 में जातक के लिए शनि चंद्रमा से अष्टम भावस्था यानी अष्टम ढैया थे और जन्म लग्न से प्रथम भाव में था। लग्न से चतुर्थ दशम में राहु केतु का गोचर था। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर था। यह आवश्यक नहीं है कि त्रिक भावस्थ ग्रह या त्रिकेश अथवा लग्न में स्थित ग्रह या लग्नेश अपने भाव से संबंधित रोग ही अपनी दशा में दें। सामान्यतः वे रोग देते हैं जिनमें जातक संवेदनशील होता है, यानी जिन जिन भावों या ग्रहों से संबंधित अंगों या रोगों के प्रति जातक संवेदनशील होता है उन रोगों को वह अपनी दशा में दे सकता है। वस्तुतः त्रिक भावस्थ ग्रह या त्रिकेश की दशा में जातक का कमजोर पक्ष उभर कर सामने आता है और कमजोर पक्ष भले ही वह शरीर या मन स्थिति से संबंधित हो अथवा धन संपत्ति या करियर से संबंधित हो। अप्रैल 2005 में गुरु महादशा में मंगल की अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा में जातक पुनः अस्पताल में भर्ती हुआ। लग्न से चतुर्थ दशम में राहु केतु का गोचर और अष्टम में मंगल का गोचर था। शनि चंद्रमा से अष्टम भावस्थ था। जातक का 6 अप्रैल 2005 को हृदय रोग, किडनी फेल्योर आदि कारणों से निधन हो गया। अब यह दूसरी जन्मपत्रिका देखें। इस जातक का जन्म 10 जनवरी 1975 को प्रातः 4:45 बजे हुआ था। जन्मपत्रिका में देखें, लग्न राहु और मंगल जैसे पाप ग्रहों के अलावा नीच राशिस्थ चंद्रमा से पीड़ित है। इस प्रकार सामान्य स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है तो वहीं जातक मनोरोगों के प्रति भी संवेदनशील है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशिस्थ है और राहु केतु एवं मंगल के प्रभाव में है। उस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्य है जो नेत्र रोग के प्रति संवेदनशील बना रहा है। उस पर शनि का भी प्रभाव है। सप्तम भाव में केतु की भी उपस्थिति है। इस तरह उदर, गुह्यांग, प्रजनन तंत्र और मूत्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित आकस्मिक रोग होने की आशंका दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में शनि दीर्घकालिक रोगों के प्रति संवेदनशील करता है। शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। इस तरह एक और गर्दन, कंधे एवं हाथों से संबंधित रोगों जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर आदि के प्रति भी संवेदनशील बनाता है, तो वहीं जातक इसके चलते छाती एवं हृदय रोगों के प्रति भी संवेदनशील रहेगा। ऐसी स्थिति में जब भी प्रतिकूल दशा होगी तब तक जातक के उक्त रोग होने की आशंका रहेगी। जातक जून 2021 में हृदय रोग से पीड़ित हुआ। उस समय वह मंगल महादशा में राहु के अंतर्दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। अंतर्दशा नाथ राहु लग्न में चंद्रमा एवं मंगल के साथ स्थित होकर स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल फल देने वाला बना हुआ है। जैसे ही उसमें अष्टम भाव चतुर्थे शनि की प्रत्यंतर दशा आई, वैसे ही जातक आकस्मिक रूप से हार्ट अटैक का शिकार हुआ। शनि हार्ट की दीर्घकालिक बीमारी दे रहा है, तो वहीं अष्टम भाव में स्थित होकर घातक रोग भी दे रहा है। एक और उदाहरण देखें। सिंह लग्न की इस जन्मपत्रिका में लग्नेश सूर्य अपनी नीच राशि में राहु के साथ युक्त होकर तृतीय भाव में स्थित है, जो एक और जहां प्रथम भाव के रोगों यानी सामान्य स्वास्थ्य, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील बना रहा है, तो वहीं सूर्य के निर्बल और पीड़ित होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों के प्रति भी संवेदनशील बना रहा है। राहु के साथ सूर्य की युति आकस्मिक रोगों का संकेत करती है। पंचमेश होकर गुरु अष्टम भाव में स्थित है और रेवती नक्षत्र में स्थित है। इस प्रकार गुरु हृदय के निचले भाग और उदर रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। शनि द्वादश भावस्थ है जो कि सप्तमेश होकर स्थित है। इस प्रकार शनि सप्तम भाव से संबंधित रोग जैसे मूत्र उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र से संबंधित रोगों के अलावा नेत्र रोग और शरीर के बाईं ओर के अंगों से संबंधित रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
शनि स्वयं वात और बैक्टीरिया जनित रोगों के अलावा अस्थि और पैरों से संबंधित रोगों के प्रति भी संवेदनशील बना रहा है। द्वादश भावस्थ शनि कमजोरी, कुपोषण आदि का भी शिकार बना सकता है। जब जब दशाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल हों तब तब इस तरह के रोगों के प्रति जातक अधिक संवेदनशील हो जाता है और उस दशा के दौरान उन रोगों में से किसी के होने की संभावना बढ़ जाती है। जातक जनवरी 1992 के अंतिम सप्ताह में पैरालिसिस और पोलियो का शिकार हुआ। उसका बायां हिस्सा कम काम करने लगा, बायां पैर कमजोर हो चुका है। इस प्रकार जातक राहु महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। अंतर्दशा नाथ बुध द्वितीय होकर तृतीय भाव में सूर्य और राहु से युक्त है, तो वहीं प्रत्यंतर दशा नाथ शनि षष्ठी सप्तमे होकर द्वादश भाव में स्थित है। इस प्रकार दोनों मारक भावों के स्वामियों की दशा थी, जिससे तंत्र प्रभावित हुआ और जातक को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसके बाएं अंग प्रभावित हुए। यहाँ गोचर की स्थिति देखें तो सभी प्रमुख ग्रह गोचर में विपरीत फलप्रद थे। शनि की मध्य की 7.5 थी और सूर्य भी चंद्रमा से प्रथम भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा था। चंद्रमा से अष्टम भाव में गुरु का गोचर था, तो वहीं मंगल और राहु चंद्रमा से द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। कहने का आशय यह है कि उस समय गोचर और दशाएं दोनों ही विपरीत थे, इसलिए घातक रोग हुआ। वस्तुतः मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विशाल विषय है, ऐसे विषय को केवल एक क्लास में समेटना संभव नहीं है। IIBSC के 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को विस्तार से लिया है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 8-10 क्लासों में इसे पूरा किया है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में D27 और D30 डिविजनल चार्ट से रोग देखने की विधि को भी समझाया गया है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, इन पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी IIBSC की साइट पर देखी जा सकती है। साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमारे फ़ोन नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर ब्रोशर प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 1500 से अधिक पृष्ठों में फलित ज्योतिष पर पाठ्य सामग्री दी गई है। लगभग 3000 पेजों में कुल पाठ्य सामग्री है। इसके अलावा 328 से अधिक क्लास के वीडियो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडवांस फलित ज्योतिष के रूप में जहां एक को डिविजनल चार्ट्स के आधार पर फलित करने की विधियां समझाई गई हैं, जो कि एक पूरा पेपर है और जिसमें लगभग 590 पृष्ठों की पाठ्य सामग्री दी जाती है। तो वहीं दूसरी ओर वर्षफल से संबंधित ताजिक ज्योतिष, प्रश्न कुंडली से संबंधित प्रश्न ज्योतिष और अंक एवं टैरो से संबंधित अंक ज्योतिष के पृथक पृथक पेपर हैं, जिनमें आपको पर्याप्त अध्ययन सामग्री दी जाती है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध होती है, जिस पर फोन करके आप अपनी क्वेरी का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने के बाद एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। एक बात और, इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये पाठ्यक्रम सन 2007-8 से संचालित हो रहे हैं। कुछ निश्चित पाठ्यक्रमों में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आप इस 10 दिवसीय ऑनलाइन क्लास के साथ दिए जा रहे जो टेस्ट पेपर हैं, उन्हें सॉल्व करके सबमिट करें। यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लासों के लिंक भी दिए गए हैं तथा टेस्ट पेपर के लिंक भी दिए गए हैं। आज की क्लास के टेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन में दिया गया है, इसलिए इस वीडियो को पुनः एक बार और देखकर टेस्ट पेपर करें और अपनी एस्ट्रोलॉजी योग्यता को जानने के साथ साथ आकर्षक स्कॉलरशिप का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास का सर्टिफिकेट भी अर्जित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।